जय हिंद। सुदर्शन परिवार के इस विशेष आयोजन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। बीते कई वर्षों से सुदर्शन प्रतिष्ठान खास तौर से अपने राष्ट्रवादिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर साल 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन करता है। इस खास आयोजन के अंतर्गत हम अपने आज़ादी के उन दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे आज़ाद भारत में हम सांस ले सकें, इस वजह से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुदर्शन परिवार के मुखिया और सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी का, जिनके संरक्षण और सानिध्य में हर साल इस आयोजन को आयोजित किया जाता है और ख़ास तौर से इस आयोजन का एक हिस्सा होता है जिसे हम नाम देते हैं सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हम उन विद्वानों को आमंत्रित करते हैं जो हमारे देश की धरती से जुड़े हुए आज़ादी के दीवानों और देश के उन पावन जो कहानियाँ रही हैं, गाथा रही हैं, उनका अनुसरण कराने के लिए हमें अपनी तरफ से एक खास सीख देते हैं। आज हमारे इस विशेष आयोजन के दिन हम उस धरती की बात करेंगे जहां से दो खास स्वतंत्रता सेनानी आते हैं। आपको ज़रूर याद होगा, रानी गाइदिन्लिऊ की बात करूंगी मैं और गोपीनाथ बोरदोलोई की बात करूंगी, जिन्होंने बिना सोचे समझे आज़ादी के दीवानों की तरह आज़ाद भारत में हम स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें, इस वजह से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूर्वोत्तर की धरती की गाथा, पूर्वोत्तर की धरती की आज़ादी की गाथा और वहाँ के स्वतंत्रता के दीवाने किस तरीके से इस गाथा का हिस्सा बने, आज उसी पहलू से हम सभी का परिचय कराने के लिए इस व्याख्यान माला में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी, मेरे साथ इस वक्त आज के आयोजन में राष्ट्रीय सामाजिक चिंतक और माई होम इंडिया के संस्थापक श्री सुनील देवधर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी का। और साथ ही साथ सुदर्शन परिवार के मुखिया और सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी आज इस आयोजन में खास तौर से अपना सानिध्य और संरक्षण हमें देने के लिए मौजूद हैं। तो बिना समय गंवाए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे प्रधान संपादक और सुदर्शन परिवार के मुखिया श्री सुरेश चौहान के जी को कि वो मंच पर आएँ और अपने 2 शब्दों से हमें अभिभूत करें। सबको जय हिंद। आज अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर हम अगस्त क्रांति दिवस से लेके आज़ादी के दिवस तक, स्वतंत्रता दिवस तक जो स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं, इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के आयोजन टीवी पर करते हैं, सुदर्शन के कैंपस में करते हैं, इस मीडिया मंदिर में करते हैं। उसी में पिछले 3 सालों से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला हमने शुरू की है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी व्याख्यान मालाएं जो खास करके क्रांति के समय में या आज़ादी के आंदोलन के समय में महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखती थी और इस देश के तमाम क्रांतिकारी वीरों को, शूरों को, योद्धाओं को तैयार करने में अहम भूमिका निभाती थी, वो अगर आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण थी तो आज़ादी के बाद के विकास के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा, हम आज़ादी तो तकनीकी आधार पर प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन पारतंत्र का धोखा हमेशा बना रहता है। वो अभी भी कई विभिन्न तरीक़ों से बना हुआ है, वो वैचारिक हो, भौतिक हो, शासकीय स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या सांस्कृतिक स्तर पर हो। और इसलिए ऐसे विभिन्न प्रकार की गुलामी से राष्ट्र को मुक्त करना, समाज को मुक्त करना, ये एक निरंतर प्रक्रिया ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए देश के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले चिंतकों को बुलाकर सुदर्शन के टीम को और सारे दर्शकों को लाइव के द्वारा इस कार्यक्रम को पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और इसी कड़ी में आज हम हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाने वाले सुनील देवधर जी को यहाँ पर बुलाए हैं। मैं सुनील जी को आगे विषय रखने के लिए निमंत्रित करता हूँ। जय हिंद।
इस सुदर्शन चैनल के प्रमुख आदरणीय सुरेश चवाणके जी और यहाँ पर इस मीडिया मंदिर में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, हर एक व्यक्ति जो कुछ सुनना समझना चाहता है, जानना चाहता है, वो विद्यार्थी होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक सभी ने विद्यार्थी रहना चाहिए। मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, पूर्वोत्तर का विद्यार्थी हूँ। वैसे जन्म का मुंबई का हूँ, मातृभाषा मराठी है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते मुझे पूर्वोत्तर भारत में भेजा गया। जब मैं मेघालय के शिलोंग राजधानी के शहर पे पहुंचा, तब दीवार पर लिखे गए 3 वाक्यों ने मेरा स्वागत किया था। नाउ स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, हमें इस देश की वसाहत समझना छोड़ दीजिए। वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, हम खून से खासी है, अपघात से भारतवासी है। और तीसरा था इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट, हिंदुस्तानी कुत्तों चले जाओ। ऐसा क्यों हुआ हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के मानचित्र के ऊपर जिनको हम हमारे राज्य कहा करते थे, उनमें विद्रोह की भावना क्यों पनपी? वो पूर्वोत्तर, जिस पूर्वोत्तर पे भगवान सूर्यदेव प्रतिदिन पहली सूर्य किरण जहाँ पर आती है, भारत का सूर्योदय सबसे पहले जहाँ होता है, सुबह उठने के बाद रात की थकान और रात का आलस मिटाने के लिए जो चाय हम पीते हैं, वो चाय जहाँ से आती है वो हमारा पूर्वोत्तर। हमारा घर स्वच्छ रखने के लिए जो एक झाड़ू हमारे घर में होता है, वो पूरे भारत को झाड़ू देने वाला पूर्वोत्तर। और जिनको वास्तुशास्त्र का अभ्यास है वो जानते हैं कि भगवान का वास जो है, देवों का स्थान जो है घर के अंदर, ये ईशान्य दिशा में होता है। पूर्वोत्तर का अर्थ ही ईशान्य है। तो सही में अगर भारत माता हमारी माँ है, तो इस भारत माता का जो ईशान्य है, ये हमारे देवताओं का वास होना चाहिए। ऐसी ईशान्य भारत की भूमि है। इस भूमि को सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी चीज़ के कारण भुगतना पड़ा, तो इस देश के विभाजन के कारण भुगतना पड़ा। अगर पूर्व पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनता, तो ये राज्य अलग नहीं पड़ जाते। आज वहाँ जाने के लिए एक छोटी सी, एक 24 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के दरमियान बदलने वाली ऐसे एक छोटी सी भूमि की एक पट्टी है, जिसके अंदर से आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर प्रवेश करते हैं। बीचों बीच आसाम है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, दाहिनी तरफ आप मानचित्र में देखेंगे तो नागालैंड है, मणिपुर है, नीचे मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। इन 7 राज्यों में सिक्किम को ऐड किया गया जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाते हुए इस छोटे से सिक्किम को भी उसमें ऐड कर दिया। तो ये आज अष्टलक्ष्मियों का प्रदेश, ऐसा आप ज़रूर कह सकते हैं। पूर्वोत्तर में प्राकृतिक संपदा प्रचंड है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आसाम खनिज तेल के ऊपर तैर रहा है। प्रतिदिन नए तेल के कुएं की खबर वहाँ से हम सुनते हैं। कोयला इतने बड़ी मात्रा में मेघालय में है कि आज तो वहाँ के किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कोयला निकालना बंद हुआ है, क्योंकि तरीका गलत था इसलिए बंद हुआ है। कोयला निकालने पर पाबंदी नहीं है, तरीके के कारण पाबंदी लगी है। लेकिन कोयला कितना प्रचंड कोयला मेघालय के अंदर है। मेघालय के अंदर ही यूरेनियम मिला है, और इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिला है कि सारी दुनिया से सर्वोत्तम क्वालिटी का यूरेनियम और सबसे ज़्यादा यूरेनियम मेघालय के भूगर्भ के अंदर छुपा हुआ है। आप में से कईयों को पता नहीं होगा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये जो पंक्ति है, ये बंकिम चंद्र जी को सूझी थी जब वो असम का प्रवास कर रहे थे। इतना पानी, इतना सुंदर पानी, इतने सुंदर झरने, इतनी नहर देखकर उन्होंने कहा था सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वास्तविक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल पूर्वोत्तर भारत के अंदर है कि अगर सारे पूर्वोत्तर के ऊंचाई से गिरने वाले पानी का जल विद्युत के लिए उपयोग किया जाए
तो पूरे भारत की बिजली की समस्या खत्म करके 24 घंटा बिजली पूरे भारत को देकर बची हुई बिजली हम विदेशों को बेच सकते हैं। इतनी बिजली वहाँ पर आप पैदा कर सकते हैं जल विद्युत से, इसलिए वो सुजलाम सुफलाम है। वहाँ से अगर सुफलाम अगर कहना है तो इतने सुंदर फल वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ के संतरे हो, मैंने तो मीठा अनारस जो है जिसको आप पाइनएप्पल कहते हैं, मैंने तो वहीं पर खाया हुआ है। और कई प्रकार के फलों के साथ जो सब्जियां वहाँ पर, जो चर्चा आजकल चलती है कि कोई बिना केमिकल डाले हुए इस तरह से नेचुरल सब्जियां खानी चाहिए, तो पूर्वोत्तर तो वही सब्जियां खा रहा है। बेस्ट क्वालिटी की हल्दी आपको पूर्वोत्तर में मिलेगी, जो कुरकुमिन होता है जिससे कैंसर ठीक हो सकता है। जिसमें नॉर्मल आप हल्दी लेते हैं उसमें 2% कुरकुमिन होता है। मेघालय के जयंतिया हिल्स में जो कुरकुमिन वाली हल्दी मिलती है वो कुरकुमिन 9% इतना उच्च क्वालिटी का रहता है। सुंदरता के बारे में कहीं कमी नहीं है। बोमडिला है, तवांग है, मेसुका है, अनिनी है, वालांग है। आप अरुणाचल में जाएंगे तो अरुणाचल स्वर्ग है। जिस तरह से अरुणाचल स्वर्ग है, मेघालय है, मेघों का आलय है, चेरापूंजी है, मौसिन राम है, डाउकी है। अपने पूरे एशिया खंड में सबसे स्वच्छ जिसको खिताब मिला है ऐसा मौलेनांग गांव जो है वो भी मेघालय के अंदर है। नागालैंड का कोहिमा सुंदर है, जहां पर डिमापुर है उसका पुराना नाम हिडिंबापुर हुआ करता था। और वहां पर हिडिंबा जो थी उसका जो वाड़ा है, उसकी जो बाड़ी है, राजबाड़ी नाम से जाना जाता है। आप जाकर देखेंगे तो इतनी बड़ी ऊंचाई पर, इतनी ऊंची जो द्यूत खेलने की, चेस खेलने की जो गोटियां हैं, उनकी ऊंचाई देखकर आपको ध्यान में आएगा कि आम आदमी उससे चेस नहीं खेल सकता, ये ज़रूर घटोत्कच ही खेल सकता है। इतनी ऊंची गोटियों का एक पाट लगाया हुआ आपको उस राजबाड़ी में देखने को मिलेगा। मणिपुर तो हमारे लिए, सबके लिए एक तीर्थ क्षेत्र है मेरे भाइयों और बहनों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आप में से कईयों को पता नहीं होगा, जब उन्होंने ये भाषण दिया था और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसी क्षण सामने आज़ाद हिंद सेना के जो जवान खड़े थे उसमें से 7 लोगों ने अपने सर पे गोली डालकर अपने आप को ख़त्म कर दिया। तब नेताजी ने कहा अरे भाइयों ऐसा खून नहीं चाहिए, मुझे रणांगण में खून देना है। तो अपने नेता पर जान कुर्बान करने वाले लोग लेकर आज़ाद हिंद सेना ने जो पहला आक्रमण किया अंग्रेज़ों के ऊपर, मणिपुर का जो लोकटाक नाम का विशाल झील है, जिसको तो वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हेरिटेज के नाम से उसको जाना जाना चाहिए। ऐसे सुंदर झील के किनारे अंग्रेज़ गोरे पड़े हुए थे। यूनियन जैक लगाकर उखाड़कर फेंक दिया आज़ाद हिंद सेना ने उस यूनियन जैक को, और जो आज़ाद हिंद सेना का तिरंगा वहाँ पर लगाया वो आज भी ज्यों के त्यों आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के बाजू में आज एक INA का म्यूज़ियम है, इंडियन नेशनल आर्मी का, जिसमें नेताजी बाबू की सेना के सारे अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में एक बार कभी तो जाकर आज़ाद हिंद सेना का वो म्यूज़ियम और वो तिरंगा झंडा जाकर हमने उसको प्रणाम करना चाहिए। जितने देव महत्वपूर्ण हैं उतने ही भारत माता और उसकी स्वाधीनता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया वो भी देवों समान लोग हैं। और ऐसे लोग आपको मणिपुर के उस जगह पर जाकर आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मिजोरम सुंदर है, त्रिपुरा सुंदर है, असम सुंदर है, पूर्वोत्तर का चप्पा चप्पा सुंदर है। सुंदरता है, इतिहास है उसका। स्वाधीनता की बात हम कर रहे हैं, मैं तो सुदर्शन चैनल का दीवाना हूँ। सारे चैनलों के अंदर आप जाकर देखिए, इतना राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ और कोई चैनल आपको मिलेगा कि जो इस देश के स्वाधीनता सेनानियों के लिए अलग सी व्याख्यानमाला करता हो। मेरा तो सभी चैनलों से आह्वान है कि इस देश में देशभक्ति का ज्वार निर्माण करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो है अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और इस प्रकार का ये जो देशभक्ति का जो बात हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर के बारे में करते हैं तो सबसे पहले लाचित बड़फुकन याद आता है। मुगलों का आक्रमण पूर्वोत्तर के अंदर कभी जा ही नहीं सका, ब्रह्मपुत्र नद पार नहीं कर सका। इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो आसाम का वो कोई राजा नहीं था, अहम राजा थे, राजाओं का ये सरदार था। और इस सरदार को जब बताया गया कि आ रहा है, औरंगजेब ने भेजा था शाइस्ते खान को
जिसकी 4 उंगलियां काटकर उसका बैंडेज में हाथ जब देखा तब शाइस्ते खान ने पनिशमेंट ट्रांसफ़र उसकी कर दी, जा जाकर नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र तो जीत नहीं सका तो पूर्वोत्तर में चला जा। आज भी दुर्भाग्य से अधिकारियों को पूर्वोत्तर भेजा जाता है तो कहते हैं पनिशमेंट ट्रांसफ़र है करके। तो उस समय पनिशमेंट ट्रांसफ़र हो गई थी औरंगजेब के मामा की, और ये शाहिस्ते खान लेकर आया था। हमारा दुर्भाग्य रहा है, क्या औकात थी इन मुग़लों की हमारे ऊपर सत्ता काबिज़ करे। इनके हथियार तो हमारे हिंदुस्तानी बने हुए थे, कहीं मराठा बने थे, कहीं राजपूत बने थे, तो कहीं और कोई बने थे। तो राम सिंह की सेना को लेकर शास्ता खान जब आ गया आसाम की तरफ, और जब लाचित बड़फुकन को लड़ने के लिए भेजा था, लाचित के समझ में आ गया कि उनकी सेना के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, तो एक ऐसी भव्य दीवार रातों रात खड़ी करेंगे कि जिस दीवार के आड़े हम उन सबसे लड़ेंगे। आपने अभी रिसेंटली उस फिल्म को अगर देखा होगा, बाहुबली ना, उसमें दिखाया है किस तरह से एक दीवार खड़ी करके वो लोग लड़ते हैं। ये टेक्निक कहाँ का टेक्निक है? ये तो लाचित बड़फुकन का टेक्निक है। लेकिन वो दीवार बनाने का काम उन्होंने अपने ही सेना में जो उनके मामा थे उन मामा को दिया था। मामा को बताया कि रातों रात दीवार खड़ी करो, मैं गुवाहाटी में जाकर और कुछ सेना का प्रबंध करके आता हूँ। लेकिन आलसी था मामा, वो खुद सो गया, सारी सेना सो गई, दीवार बनाने का काम बंद हो गया। तड़के सुबह जब लाचित बड़फुकन पहुंचा और उसने देखा कि दीवार बनाने का काम पूरा नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ है, तब गुस्से से पहले अपने मामा के टेंट में चला गया, तंबू में चला गया, और मामा को पूछा, कुछ पूछा नहीं, तलवार उठाई और एक वाक्य उसके मुख से बाहर निकला, देश से मामा बड़ा नहीं होता। ऐसे बोलकर एक घाव मारकर उस मामा की उसने हत्या कर दी, खुद के मामा की। सारी सेना में एक मैसेज गया, सारी सेना तेजी से काम में लगी, दीवार खड़ी रही, कड़ा मुकाबला हुआ और मुग़लों की सेना को वापस जाना पड़ा। कभी भी मुग़ल ये पूर्वोत्तर भारत में अपना राज कायम नहीं कर सके। लेकिन हाय रे किस्मत, जो काम मुग़ल नहीं कर सके वो दुर्भाग्य से इस देश के राजनेता, खास करके कांग्रेस के रेजिम के समय, बांग्लादेशियों को बहुत बड़े संख्या में अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को आंखों के सामने रखकर अपने वोटर्स बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी पैमाने पर घुसपैठी करने के लिए बुलाकर लाया गया। और देखते ही देखते आज आसाम की जो स्थिति बन गई है उसमें 1/3 आबादी ये बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों की हो गई है। मतलब जो काम औरंगजेब नहीं कर सका था वो हमारे ही देश के दुर्भाग्यशाली स्वार्थी राजनेताओं ने किया। इसको कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज पूर्वोत्तर भारत खतरे में है, संकट में है। वहाँ पर ड्रग्स का प्रचलन चलता है, मणिपुर के रास्ते से हथियारों की और ड्रग्स की, नशीली दवाइयों की आमद होती है। विदेशी अनेक एनजीओज आकर बैठी है, सेवा का ढोंग रचाकर अमेरिका का षड्यंत्र वहाँ पर करती है और देश से लोगों को तोड़ने का काम करती है। 184 जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और सबका जो है अपना अपना अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, भगवान के प्रति कल्पना, हर एक का घर बनाने का स्टाइल अलग। इतनी विविधता है, एक की भाषा दूसरे से अलग। आपको कुछ भाषाएं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। ईमा ईमा कौन कौना कतलू राशि थवाई मंगा हऊ गलसा गललई पमचाशा इमालय पा की पुलम दम। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, हमें कुछ नहीं समझ में आया। ये तो मणिपुर की मैतेई भाषा है, उठो जागो देश की सेवा के लिए सिद्ध हो जाओ। अरी लाका जोंग अनियम लाका जोंग हाकजात जोंग फांगा डेम बुनसिन फाला खायंगा हाका प्रथई हाकजात जोंग फांगा डेम बुनसिन। कुछ समझ में आया आप लोगों के? कुछ समझ में नहीं आया? आपको लगा पहले मणिपुरी वाला जो बोला था वही कंटिन्यू किया? ये मेघालय का खासी भाषा का गीत है कि हे मेरी मातृभूमि में तुमको सहस्र वंदना करता हूँ। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले स्वाधीनता के लिए लोगों ने तलवार उठाई है। हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसी ने ये बताया नहीं। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ सुरेश जी आपकी राष्ट्रभक्ति को कि पूर्वोत्तर के अनजान स्वाधीनता सेनानियों को आज सारी दुनिया में सुदर्शन चैनल के माध्यम से जानकारी जा रही है। रानी माँ गाइडिनल्यू का नाम जब कभी किसी ने सुना नहीं था, तब हमारे लिए अभिमान की बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद जो रुपए का सिक्का है, उस रुपए के सिक्के के ऊपर रानी माँ गाइडिनल्यू का चेहरा इस वर्तमान सरकार ने बनाकर रानी माँ को एक बहुत बड़ी सलामी दी है। कई सारी बातें और होने जैसी है, वो होने भी वाली है, लेकिन वो रानी माँ
कि जिसने एक साथ दोनों से संघर्ष किया, अंग्रेजी हुकूमत के साथ भी संघर्ष किया और अंग्रेज जो अपने साथ मिशनरियों को लेकर आए थे अपना गढ़ जमाने के लिए, उनके साथ भी संघर्ष किया, क्योंकि रानी माँ जानती थी वहाँ पर अगर लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो धर्म परिवर्तन करने के बाद वो ब्रिटिशों के साथ हो जाते हैं, और वो अपने देश को बचाना चाहती थी। इसलिए रानी माँ गाइडिनल्यू ने उस ज़माने में चर्च को भी विरोध किया था और अंग्रेज़ों को भी विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाला रानी माँ को, और इतनी कड़ी सज़ा रानी माँ को दी थी। एक नागाओं की रानी जिसका जन्म मणिपुर में हुआ है, क्योंकि आप अगर मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर के पहाड़ी अंचल में बहुत सारे नागा जनजातियाँ रहती है। उन जनजातियों में लियांगमाई, रंगमाई और जेमाई, ये 3 जनजातियों की मिलकर वो रानी थी, जिसको जेलियांगरोंग कहते हैं। उस जेलियांगरोंग रीजन की वो रानी थी, और उस महान रानी को बहुत देरी से पंडित नेहरू जी के समझ में आ गया कि किसी ने बता दिया उनको कि ये लुटेरी है, ये कोई स्वाधीनता सेनानी नहीं है। तो स्वाधीनता मिलने के बावजूद कुछ वर्ष ये महान रानी जेल के अंदर रही। बाद में कुछ लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि ये कोई डकैत नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर है, ये रानी है। तब नेहरू जी ने उनको छुड़वाकर और बाद में पद्म भूषण उनको दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। इस रानी माँ गाइडिनल्यू का ये जन्मशती वर्ष है, और जिनका जन्म ये 26 जनवरी 1915 में हुआ था। आज 2015 का 26 जनवरी 2016 में हुआ था, तो ये अभी सेंटेनरी वर्ष चलेगा, अपने आने वाले जनवरी तक ये चलेगा। देश भर में मेरा आह्वान है सुदर्शन टीवी चैनल के दर्शकों के माध्यम से, हर विद्यालय के अंदर 1 घंटा रानी माँ के लिए दीजिए। रानी माँ की जानकारी इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। नहीं तो हम करेंगे, माय होम इंडिया की वेबसाइट पर करेंगे, सुदर्शन टीवी चैनल की वेबसाइट पर हम रानी माँ गाइडिनल्यू की जानकारी देंगे। विद्यालय के अंदर 1 घंटा रानी माँ गाइडिनल्यू का हम फोटो भी उसमें देंगे, उसको डाउनलोड कीजिए, उसकी तस्वीर बनाइए, एक प्रोग्राम कीजिए और सारे विद्यार्थी और शिक्षकों को सामने बिठाकर रानी माँ गाइडिनल्यू का चरित्र बताइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि गांधी से लेकर गांधी तक इस देश का इतिहास नहीं है। इस देश के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगाई है। मेघालय के कियांग नांगबा ने लगाई है अपनी ज़िंदगी, और वो भी 1857 के आंदोलन से पहले उन्होंने अपना संग्राम चालू किया। 1840 में जयंतिया हिल्स के जोवाई में रहने वाले एक सामान्य गरीब युवक ने देखा कि उनका जो रथ यात्रा, जो जगन्नाथपुरी की जैसे रथ यात्रा होती है, वैसे मेघालय में एक रथ यात्रा होती है, उसको बेडिंगख्लाम कहते हैं। तो बेडिंगख्लाम बंद हो गया। उसने माँ को पूछा इस बार बेडिंगख्लाम बंद क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि जो हमारे ऊपर राज करते हैं वो लोग बदल गए, वो नहीं चाहते कि ये पर्व मनाया जाए। तो उसने कहा कि ये कौन आ गए हमारा पर्व बंद करने वाले? तो उस माँ ने कहा जाओ तुम जाकर पूछो। तब उसने जाकर जब वहाँ के राजा को पूछा कि भैया बेडिंगख्लाम क्यों नहीं करना हम लोगों ने, तब वो बोले नहीं, वो ब्रिटिशर्स अभी हमको रूल कर रहे, तो तुम खड़े हो जाओ। राजा को उसने कहा, सामान्य युवक ने राजा को कहा तुम खड़े हो जाओ। मैं तो अकेला हूँ। अरे तुम कहाँ अकेले हो, तुम खड़े होगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। उस समय 12 राजा हुआ करते थे। कियांग नांगबा ने 12 राजाओं से मुलाकात की। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आज भी मेघालय के अंदर वो 12 राजाओं के जो गांव है, वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बाय कार इट विल टेक टाइम ऑफ एटलीस्ट 20 डेज। 20 दिन आपको लगेंगे उन सब गाँव में जाने के लिए, जिस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। पैदल चलकर कियांग नांगबा ने सभी राजाओं से मुलाकात की, उनके मन में स्वाधीनता की आग जलाई और सबको मंतड़ू नदी के किनारे इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो उन्होंने यलगार कर दिया। और 1943 से लेकर 1843 से लेकर 1863 तक 20 साल वहाँ पर संघर्ष होता रहा अंग्रेज़ों के साथ। और दुर्भाग्य से बहुत बुरी बीमारी में एक गांव में, एक देहात में जब कियांग नांगबा पड़े हुए थे, उनको बहुत बुखार आ गया था, तब अंग्रेज़ों ने 1000 रुपये का इनाम लगाया था। आप बताएंगे 1000 रुपया क्या है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों 1860 में 1000 रुपया क्या माने रखता है? आज तो 100 करोड़ दाम होगा उसका, उस हिसाब से वैल्यूएशन आप करेंगे
तो 1860 के ज़माने में 1000 रुपये का इनाम रखा था। उस इनाम में बहकावे में आकर हमारे ही स्वजातियों ने जाकर बता दिया कि फलाने गांव में कियांग नांगबा छुपा हुआ है, बीमार है। पुलिस उनको उठाकर लेकर गई अंग्रेज़ों की, और ब्रिटिशों ने उनको चौराहे के बीच में लाकर फांसी पर चढ़ाया। और फांसी पर चढ़ाने से पहले कियांग नांगबा को पूछा गया कि तुमको कुछ बोलना है तो बोलो। बहुत बड़े संख्या में उस बलिदानी वीर को सलामी देने के लिए लोग अभिमान से आए थे, सलामी देने के लिए। कियांग नांगबा ने कहा कि फांसी देने के बाद मेरी गर्दन अगर पूरब की तरफ झुकी तो ये देश 100 साल के अंदर स्वाधीन हो जाएगा, और अगर फांसी देने के बाद मेरी गर्दन अगर पश्चिम की तरफ झुकी तो ये देश हमेशा के लिए पराधीन रहेगा, कभी स्वाधीन नहीं बनेगा। और मुझे विश्वास है मरने के बाद मेरी गर्दन पूरब की तरफ झुकने वाली है। जो अपने मौत के बाद में अपने शरीर को आज्ञा कर सकता है, फांसी पर चढ़ाने के बाद कियांग नांगबा की गर्दन ये पूरब की तरफ झुकी थी, और वो दिन था 30 दिसंबर 1863 का। और आप देखते हैं 30 दिसंबर 1863 के 100 साल के पहले भारत स्वाधीन हो गया। इस तरह से कियांग नांगबा जैसा वीर, अरे ये तो 1840 का है, 1811 में तीरथ सिंह ने मेघालय में डेविड स्कॉट के साथ युद्ध किया है। हैरान परेशान रह गए ब्रिटिशर्स, लड़ने में इतनी तकलीफ हो रही थी उनको। महिलाओं ने भी उत्साह से हिस्सा लिया था लड़ाई में, और इसी तरह से किसी अपने ही लोगों ने बंधक बनाकर तीरथ सिंह को पकड़वाया। तो 1826 में ढाका के जेल के अंदर जहर खिलाकर वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई है तीरथ सिंह की। तो तीरथ सिंह हुआ, कियांग नांगबा हुए, वीर टिकेंद्रजीत मणिपुर का महान राजा जिसको अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया, उसका बलिदानी जो चरित्र है ये हम लोगों को प्रेरणा देता है। मिज़ोरम की रानी रुपलियानी है, उसका जो चरित्र है हम लोगों को प्रेरणा देता है। मणिपुर का हेपाऊ जादोनांग है, उसका चरित्र हमको प्रेरणा देता है। हमें प्रेरणा देता है मेघालय के गारो पहाड़ का थोगन संगमा। ये सारे नाम आपने पहली बार सुने। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे इतिहास के पुस्तकों में ये सब नाम नहीं आए? केवल इसलिए कि वो पूर्वोत्तर के थे, केवल इसलिए कि वो छोटे राज्यों के थे, केवल इसलिए कि उनकी आबादी 1 लाख 1.5 लाख है। तो 1 लाख 1.5 लाख आबादी से कोई युवा बलिदान देता है तो क्या वो बलिदान नहीं है? और 10 करोड़ की पॉपुलेशन के राज्य से कोई बलिदान देता है तो वो बड़ा हो जाता है क्या? इस तरह से बलिदान को कंपेयर किया जाता है? लेकिन हमारे देश में ये हुआ है। हमारे देश में पूर्वोत्तर की उपेक्षा हुई है, और इस उपेक्षा को ख़त्म करने की जिम्मेवारी सारे देश की है। आसाम में एक जगह पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, और अंग्रेज़ों ने वो तिरंगा झंडा उखाड़ने के लिए प्रयास किया, तो एक एक युवा आसाम का दौड़कर उस तिरंगे को खड़ा रखने के लिए भागकर जा रहा था, और अंग्रेज़ गोली मार रहे थे। और जैसे गोली लग रही थी वो युवा नीचे गिर जाता था, दूसरा युवा क्रांतिकारी दौड़कर जाता था और उस झंडे को खड़ा करके रख देता था। 8-10 लोगों ने गोली खाई, और जब वहाँ पर युवा जो क्रांतिकारी उधर उपस्थित थे सभी खत्म हो गए। अब आखिरी क्रांतिकारी गोली खाता है और झंडा गिरने लगता है, तो 16 साल की लड़की कनकलता बरुआ, कनकलता देवी दौड़ पड़ती है, और 16 साल की एक लड़की, मालूम है मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे गोली लगने वाली है, लेकिन वहाँ जाती है और वो भारत के झंडे को गिरने नहीं देती है, गोली खाकर बलिदान देती है। बताइए मेरे भाइयों और बहनों, क्या कनकलता का जो बलिदान है वो बलिदान क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से कोई हल्का बलिदान है, कोई कम बलिदान है? तो क्यों इन सब के बलिदान के बारे में मुझे अभिमान है, लेकिन क्या इनके बारे में भी अभिमान समूचे राष्ट्र को होना नहीं चाहिए? ये गलती हमसे हुई है, हमको इस गलती को सुधारना है। और मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान की सरकार पुरानी सरकारों की सारी गलतियां सुधारने में लगी है। पूर्वोत्तर के अंदर ये गलती भी वो सुधार रहे हैं। मेरा NCERT से आह्वान है कि उसके अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके अंदर पूर्वोत्तर के इन सारे क्रांतिकारियों का इतिहास सब लोगों के सामने लाना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। पहले तो एक वहाँ के इतिहासकारों की, एक्सपर्ट्स की एक टीम को गठित करना चाहिए, कमिटी बनानी चाहिए। उन्होंने 1-2 साल समय लेकर संशोधन करना चाहिए, और पूरे पूर्वोत्तर में 184 जनजातियाँ, उनमें सब में जाकर
ऐसे कई स्वाधीनता सेनानी हो सकते हैं कि जो मुझे भी पता नहीं है। अगर मैं जहाँ जहाँ गया मुझे पता चला, जहाँ मैं नहीं गया वहाँ पर भी और कोई हो सकता है। उन सब के नाम निकाल कर उनके चरित्रों को, उनके नामों को हमारे देश के इतिहास के अंदर समाविष्ट करना चाहिए। हमारी देश के युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए। विकास नहीं हुआ इन पूर्वोत्तर के राज्यों का, रास्ते नहीं बने, रेलवे नहीं गई थी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। जो सारे भारत को 100% बिजली दे सकता है, वो पूर्वोत्तर के हजारों गांव आज अंधेरे में, ऐसी स्थिति है। इस स्थिति को बदलने का प्रयास सरकार तो करेगी, वो कर रही है। और मुझे अभिमान है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला प्रधानमंत्री है कि जो 4 दिन लगातार पूर्वोत्तर में गया, 3 रात निवास किया वहाँ पर। दुर्भाग्य से इसके पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो वहाँ से ही सांसद राज्यसभा पर बनकर गए थे। अरे वो तो आसाम विधानसभा के समय वोटिंग करने के लिए भी नहीं गए थे, अपने खुद का वोट कास्ट करने के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गुवाहाटी नहीं गए थे। मोदी जी जाकर वहाँ पर सभी राज्यों का दौरा करके आए, 2 बार जाकर आए। उन्होंने सारे मंत्रिमंडल को बताया है पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देना है। 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के हर राज्य में 1 दिन का दौरा करके ही आता है, शेड्यूल बनाया है। और बार बार पूर्वोत्तर में मंत्री आ रहे हैं, जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो लग रहे कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, इसकी स्वतः निगरानी कर रहे हैं। 53,000 करोड़ रुपया पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1 साल के अंदर लगाने वाली ये पहली सरकार है। हम इनसे आशा रखते हैं कि भविष्य में इसका जो उपयोग होगा ये और ज़्यादा अधिक, इसमें विकास की प्रक्रिया तेज़ होकर इनके जो जख्म हैं पूर्वोत्तर वासियों के, उन जख्मों पर प्यार भरा मरहम लगाकर और बाद में इनको विकास की यात्रा में हमारे साथ खड़ा करके, भाइयों और बहनों, दिल्ली से भारत शुरू नहीं होता है। भारत ये हमेशा सीमा, कोई भी देश ये सीमा से प्रारंभ होता है और सीमा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सीमा अगर कमज़ोर रही तो राजधानी भी कमज़ोर रहती है, खतरे में रहती है। और इसलिए सीमा को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर भारत की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आज नॉर्थ ईस्ट जो है वो अनडेवलप्ड है, लेकिन जिस दिन इसका यहाँ का आतंकवाद खत्म होगा, एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ, नागाओं के साथ समझौता हुआ, उन्होंने हथियार रख दिए और उन्होंने अपना विस्तारित नागालैंड की मांग बंद कर दी और अभी उनके साथ चर्चा हो रही है। उनके साथ जो चर्चा हो रही है उसमें कोई स्वाधीन नागालैंड देने की बात तो, एक्सेप्ट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले वो कंडीशन थी कि आपको कोई अलग देश विश मिलने वाला नहीं है, जो भारत के राज्य है वो ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब बातचीत करो जो करनी है। वो आ गए, बातचीत किए और इसका जो प्रोफार्मा है वो बाद में अपने को पता चलेगा। लेकिन हथियार रखना शुरू हो गया है आतंकवादियों का, इसमें भी बड़ी तेज़ी आएगी। और लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक होगा तब डेवलपमेंट होगा। और आप देखते रहेंगे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बिजनेस सेंटर ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा। और नॉर्थ ईस्ट में आज जो लाखों युवाओं को नॉर्थ ईस्ट छोड़कर आना पड़ रहा है, पूर्वोत्तर छोड़कर आना पड़ रहा है, वो 5-10 साल बाद बंद होगा। लेकिन तब तक क्या, दिल्ली में 3 लाख पूर्वोत्तर के युवा रहते हैं। चेहरे के अलगाव से क्या हम उनको कहेंगे कि तुम चीनी हो, तुम चिनकी हो, तुम जापानीज हो, तुम सिंगापुरी हो? क्या आपको पता है जापान की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी के वैसे चेहरों के लोग हमारे ही हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी लोग हैं। नागा है, मिज़ो है, ये सारी जनजातियों के लोगों के चेहरे मंगोलॉइड फीचर्स हैं। तो इसका मतलब क्या वो विदेशी हो जाते हैं? तो मजाक मजाक में भी किसी के चेहरे के अलगाव से उसको विदेशी कहना, ये देशद्रोह जितना बड़ा पाप है, ये याद रखना चाहिए। दिल्ली में पिछले साल नीदो तानिया नाम के एक अरुणाचल के बच्चे की हत्या हुई। किसके लिए हत्या हुई, क्या कारण था? उसका चेहरा अलग था, उसका हेयर स्टाइल अलग था, इसलिए किसी ने चिढ़ाया, उसने चिढ़ाने पर प्रतिरोध किया तो उसको मारा, बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या की। क्यों होता है इस देश के अंदर? क्या हम इतने छोटे मन के बन गए, टुच्चे मन के बन गए कि हम लोग हमारे ही देश के सारे देशवासियों को आत्मसात नहीं कर पा रहे? मुझे ऐसे लगता है कि ये बंद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है कि चीन ने जब हमला किया था 1962 में, तब दिल्ली के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तो कहा था माय हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ आसाम। दिल्ली में कबूतर उड़ा रहे थे
शांति के कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहे थे। एक तरफ ये भाई बोल रहे थे, उधर लाल भाइयों ने हमला कर दिया था, बोमडीला का तिरंगा झंडा उखाड़ कर फेंक दिया था। और वहाँ पर जो है उन्होंने, चाइना ने अपना ड्रैगन लगाया था। तवांग बोमडीला जीतकर चीन की सेना आगे आने लगी। तब आसाम के लोगों ने नेहरू जी को कहा कि आप सेना को भेजिए। तब सेना भेजी नहीं, आकाशवाणी की ध्वनि लहरियों से हृदय भेज दिया, मेरा हृदय आपके साथ है। आसाम को लगा कि कोई कढ़ाई से खोलता हुआ तेल उठाकर उनके कान में डाल रहा है। देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, लेकिन भारत ने सेना न भेजने के बावजूद 1 महीने के अंदर चीन पीछे चला गया। क्यों चला गया? कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण रहा, अमेरिका का दबाव आया चाइना पर और उसको छोड़ना पड़ा, ये एक कारण। ठंड बढ़ती जा रही थी, बर्फ गिरना शुरू हो रहा था, शायद ये दूसरा कारण। और सबसे महत्वपूर्ण कारण अरुणाचल की भारतीय जनता। अरुणाचल के अंदर रहने वाले लोगों ने मार खाया, जिल्लतें सही, लेकिन चाइना के सिपाहियों को पानी का पीने के लिए एक गिलास भी ऑफर नहीं किया, उनको खाने के लिए एक थाली भी उनके सामने नहीं रखी। अरुणाचल की जनता पूरी तरह से होस्टाइल हो गई। चीनी सेना को वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया और छोड़कर जाना पड़ा, दूसरा कोई पर्याय नहीं बचा। और उस समय अरुणाचल की जनता ने तय किया कि हम सीमा पर, एक खतरनाक देश की सीमा पर है और हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चों के अंदर देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तब तय किया कि अरुणाचल में जब 2 लोग एक दूसरे के सामने आएंगे, तब एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, सुप्रभात कुछ नहीं कहेंगे। एक और केवल एक शब्द से अरुणाचल वासी एक दूसरे को आज भी ग्रीट करते हैं, और वो शब्द मेरे भाइयों और बहनों जय हिंद है, और दूसरा कोई शब्द नहीं है। 2 लोग अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आते हैं, जय हिंद बोलते हैं। 45 भाषाएं बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन एक गवर्नर होकर गए जिन्होंने वहाँ पर हिंदी अनिवार्य किया। उत्तम हिंदी बात करते हैं। आप देखते होंगे देश के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू कितना सुंदर हिंदी बात करते हैं। ये हिंदी कहाँ से आया? ये अरुणाचल प्रदेश के बच्चे को अच्छा हिंदी पढ़ाया गया, उसके कारण वहाँ पर हिंदी का प्रचलन हो गया। और जो चाइना उनको कहता है कि आप तो इंडियंस नहीं हो, आप तो चाइनीज़ लोग हो, आपको तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपको किस चीज़ का वीज़ा, चाइना में आते हो तो आप तो हिंदुस्तानी नहीं हो, आप तो चाइनीज़ हो। उनको अरुणाचल के लोग जवाब देते हैं, नो वी आर नॉट चाइनीज़ पीपल, हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अभिमान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और भले इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं दिया होगा, आर्किटेक्चर कॉलेज, सड़कें और रेलवे नहीं दी होगी हमारे भारत ने, लेकिन सारा देश तो हमारा है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, बंगलोर जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, भोपाल जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं। अपना देश मानकर वो लोग यहाँ पर आते हैं, देशभक्त युवा। और हम लोग सड़कों पर चलने वाले इन प्यारे पूर्वोत्तर हमारे भाइयों बहनों को चेहरे के अलगाव से चिढ़ाते हैं। ये देशभक्ति, ये देश के खिलाफ काम है, और इस गलत काम को तुरंत रोकने के लिए हम लोगों ने माय होम इंडिया का गठन किया है। और मैं आज अभिमान के साथ बताता हूँ, माय होम इंडिया राष्ट्रव्यापी संगठन का गठन जिन लोगों के साथ चर्चा करके मैंने किया है, हमारे सुदर्शन टीवी चैनल के जो संपादक और मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है सुरेश चौहान के जी भी उनमें से ही एक है। ये कोई मेरी अकेले की कल्पना नहीं है। इस प्रकार देश भर में सब जगह पर एक संगठन खड़ा रहना चाहिए जो पूर्वोत्तर के लोगों को आत्मीयता देगा, पूर्वोत्तर के लोगों को हेल्पलाइन देगा, संकट में हो तो उनको मदद करने के लिए जाएगा, पूर्वोत्तर के लोगों को वहाँ पर त्योहारों में बुलाएगा, दिवाली में अपने घरों में बुलाएगा, गणपति में बुलाएगा, उनका क्रिसमस होगा, हम इकट्ठा बैठकर मनाएंगे। और हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर मौका है कि आप जिस किसी शहर में है, 10 नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो जाइए उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए। और दोस्ती करने के बाद उनके भाषा के 5-7 शब्द सीख लीजिए। कोई मिजोरम का है, उसको चिबाए बोलिए, वो इतना खुश हो जाएगा कि मैं 3000 किलोमीटर दूरी से आया हूँ और मुझे मेरी मातृभाषा में कोई ग्रीट कर रहा है। ये जो आत्मीयता भाषा जोड़ती है, भाइयों बहनों, एक भाषा ज़िंदगी में ज़्यादा सीख लेते हैं तो हमारा कोई घाटा नहीं होता है, हमारा फ़ायदा होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हर व्यक्ति ने मिशन के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की एक भाषा सीखनी चाहिए।
उस भाषा का अभ्यास करना चाहिए। फ्रेंच लोग आते हैं और वहाँ पर किसी एक भाषा में पीएचडी करके जाते हैं, जर्मन लोग आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में वहाँ की भाषाओं पर पीएचडी करके जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शेष भारत के रेस्ट ऑफ इंडिया का कोई वहाँ जाकर वहाँ की भाषाओं में कोई अभ्यास नहीं करता है। मैं जैसे 4 भाषाएं वहाँ की बोल लेता हूँ, हम लोग 4 लाइन भी बोलना शुरू करेंगे और जो मित्र मिलेंगे उनको अपने साथ दोस्ती बनाकर उनको आत्मीयता देंगे। याद रखिए, ये जो दोस्त बनेंगे ना आपके, वहाँ जाने के बाद अगर कोई कहेगा अरे हमारा मिजो नेशन अलग है, तो वो उसको जवाब देगा कि नहीं, तुम गलत हो, मिजो नेशन अलग नहीं है, मिजोरम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, मिजोरम इज इंडिया, मिजोरम भारत है। ये कहना गलत है कि इंटीग्रेटेड पार्ट। इंटीग्रेटेड पार्ट क्या होता है? जहाँ पर वाद होता है, जहाँ डिबेट होता है, वहाँ पर कहते हैं ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है। कश्मीर के बारे में बहुत बड़ा वाद सालों से चल रहा है। कोई कहेगा महाराष्ट्र इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कोई कहेगा दिल्ली इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली इज इंडिया, महाराष्ट्र इज इंडिया। उसी तरह से मिजोरम इज इंडिया बोलने वाले मिजो, नागालैंड इज इंडिया बोलने वाले नागा, मेघालय इज इंडिया बोलने वाले खासी गारो जयंतिया, और अरुणाचल इज इंडिया बोलने वाले आदि आपातानी और 45 जनजाति के लोग। इन लोगों को निर्माण करना ये हम लोगों के हाथ में है, केवल दोस्ती प्यार मोहब्बत के आधार पर। ज़िंदगी में एक बार पूर्वोत्तर देखने के लिए ज़रूर जाइए। मेरा आपसे निवेदन है, 15 दिन ट्रिप निकाल कर जाइए परिवार के साथ। थोड़ी तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ इतनी है कि जाने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जाइए वहाँ पर। एक बार आप जाकर घूम कर आएंगे तो सुनील देवधर के किसी भाषण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही बोलना चालू करेंगे। मैं और एक निवेदन इस चैनल के चेयरमैन साहब को करता हूँ कि वहाँ की सुंदरता को लेकर भी कुछ कार्यक्रम अपने चैनल पर दिखाइए, क्योंकि हमारा चैनल ये राष्ट्रवादी लोगों के पास जाता है और बड़े अभिमान के साथ इस देश पर प्यार करने वाले लोग इस चैनल को देखते हैं। और सबसे पहले इस पूर्वोत्तर की यात्रा की पहल ये अगर कोई करेगा तो जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार ऐसा सुदर्शन टीवी चैनल का जो देखने वाला दर्शक है वो इसको पहल को करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए पूर्वोत्तर को देखने के लिए जाना चाहिए, पूर्वोत्तर की संस्कृति को दिखाना चाहिए। इतनी सुंदर वहाँ की जो कला है उसको दिखाना चाहिए। इतने सुंदर डांसेस है, टैलेंट में कोई नॉर्थ ईस्ट पीछे है क्या? बाईचुंग भूतिया फुटबॉल प्लेयर कहाँ का है? हमारे सिक्किम का है। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके म्यूज़िक के ऊपर दुनिया नाच उठती है, कहाँ के हैं? वो बंगाली भाषी लोग नहीं हैं, वो त्रिपुरा के अंदर की जो जनजातियाँ, जो मैंने 184 जनजातियाँ बताई, उसमें से एक देवबर्मा जनजाति है, उस जनजाति के राजघराने के सचिंदा थे। कितना बड़ा टैलेंट उन्होंने दिखाया। भूपेन हजारिका जी जैसा टैलेंटेड व्यक्ति वहाँ से निकलता है। और आजकल के ज़माने के कई सारे युवा आप अगर देखेंगे तो पंचतारांकित होटल्स से लेकर जहाँ जहाँ पर म्यूज़िक बजता है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो कोई नागालैंड का होगा, कोई मेघालय का होगा। इतने टैलेंट स्पोर्ट्स में कहाँ कम है। मणिपुर में तो इतना स्पोर्ट्स का क्रेज़ है और जो उनका शरीर बना हुआ है, जो स्पोर्ट्समैन के नाते जो हम लोगों को मेडल्स लाकर देता है, आप कल्पना कीजिए 2 बच्चों की माँ इस देश को गोल्ड मेडल, ये 5 बार गोल्ड मेडल लाकर देती है बॉक्सिंग चैंपियन का, और ब्रॉन्ज लेकर आती है ओलंपिक से एमसी मेरी कॉम, जो ब्रांड एम्बेसडर बनती है नॉर्थ ईस्ट की भारत सरकार की एकात्मता की। नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में आया कि वहाँ पर जो है ये स्पोर्ट्स का टैलेंट है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर को देने का उन्होंने उसकी घोषणा की और उसके लिए 100 करोड़ रुपए दे दिए। अब वो वहाँ के स्थानिक लोगों पर ज़मीन देने से लेकर जो है वो लिथार्जी दिखा रहे हैं। भगवान जाने जब उनको सद्बुद्धि आएगी तो केंद्र तो तैयार बैठा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अच्छे काम चल रहे हैं, हम सब अच्छे काम करें, इस देश में अच्छे दिन आए, पूर्वोत्तर को विकसित करके, पूर्वोत्तर के साथ तालमेल बढ़ा के, पूर्वोत्तर के लोगों से दोस्ती करके, उनका अपमान गलत है इसलिए रोकना चाहिए, उसको रोककर सम्मान देकर। क्यों पूर्वोत्तर के, भारत के हर व्यक्ति को भारत के अंदर सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। चाहे 55,000 करोड़ के साम्राज्य वाला कोई अंबानी हो
या जिसके खीसे में 5 रुपया नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति हो। दोनों को समान सम्मान इस देश के अंदर मिलना चाहिए। कोई हमारे लिए बड़ा या छोटा आर्थिक आधार पर नहीं है, कोई बड़ा या छोटा रंग के आधार पर नहीं है, कोई बड़ा या छोटा लिंग के आधार पर नहीं है, कोई बड़ा या छोटा प्रोफेशन के आधार पर नहीं है, कोई बड़ा या छोटा चेहरे के आकार, प्रकार और रंग के आधार पर नहीं है। इस प्रकार की एक समानता अगर हम भारत के अंदर लाएंगे तो भारत सारे दुनिया को कहने के लिए खड़ा हो जाएगा और नैतिक अधिकार से कहने के लिए खड़ा हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी जो दुनिया है ये एक परिवार है। आओ हम सब लोग एक परिवार के नाते अपने भारत को इस तरह से बनाएं कि ये दुनिया को बताने के योग्य हो जाए कि विश्व एक परिवार है। लेकिन उसके लिए पहले भारत ने एक परिवार की भूमिका अदा करनी चाहिए और बिना पूर्वोत्तर को साथ लिए भारत कभी एक परिवार हो नहीं सकता है। इसलिए पहले पूर्वोत्तर इस मिशन को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। 10 मिनट है, अपन कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बैठ जाओ। चमन मिश्रा, मैं पूछना चाहता सर, जो अफसपा लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, क्या सरकार उसे हटाने की प्रक्रिया में बढ़ेगी आगे? अफस्पा जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये 2 पद्धतियों से लगता है कहीं भी। एक पद्धति ये होती है कि जब राज्य सरकार को लगता है कि राज्य में चलने वाला आतंकवाद हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब राज्य सरकार केंद्र को बताती है कि आप आर्मी भेजो, और जब वो कंट्रोल में आता है तब राज्य सरकार केंद्र को बताती है कि आप यहाँ से आपकी आर्मी लेकर जाओ, अब यहाँ पर परिस्थिति ठीक ठाक हो गई है। लेकिन तब हटाने से पहले केंद्र एक बार वहाँ पर मुआयना करता है कि सचमुच राज्य सरकार बता रहा है उस तरह से यहाँ का आतंकवाद कम हुआ है क्या, सुरक्षा बढ़ी है क्या, तो केंद्र अफस्पा हटा देता है, रिपील करता है। दूसरा ये तरीका है कि किसी राज्य में इतना आतंकवाद है, मुख्यमंत्री को चिंता ही नहीं है, तो केंद्र भी किसी राज्य में अफस्पा को इन्फोर्स कर सकता है। तो ये निर्भर करता है कि जहाँ अफस्पा लगा हुआ है ये किस तरह से लगा है, राज्य ने लगवाया है या केंद्र ने लगवाया है। तो राज्य ने लगवाया है तो हटाने का प्रस्ताव राज्य से आना चाहिए, केंद्र ने लगाया है तो अगर परिस्थिति ठीक है तो केंद्र उसको हटा देगा। अब पूर्वोत्तर में जैसे त्रिपुरा में जो आतंकवाद है वो वहाँ के कम्युनिस्ट सरकार ने खुद ही चालू किया था अपने स्वार्थ के लिए। कम्युनिस्टों की जहाँ जहाँ सरकारें रही है उनका काम करने का ही आतंकवादी तरीका है, वो हिंसा पर ही विश्वास रखकर काम करने वाले लोग हैं, वो तोड़फोड़ पर ही विश्वास रखते हैं। चाहे फिल्म टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो या कोई भी स्थान हो जहाँ पर कम्युनिस्ट रहेंगे वो तोड़फोड़ ही करेंगे। प्यार मोहब्बत की बात उनके समझ में नहीं आती है, उनको उनके ही भाषा में जवाब देना उचित रहता है। लेकिन उन्होंने आतंकवाद चालू करके उन्होंने त्रिपुरा में अपना स्वार्थ साध लिया। बाद में वो भस्मासुर हो गया, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो केंद्र को कहा कि भाई आप इंटरवीन करो। और बाद में त्रिपुरा के अंदर मोदी सरकार आने के बाद आतंकवादियों से चर्चा चालू हो गई, वहाँ का आतंकवाद बंद हो गया। तब राज्य सरकार ने कहा कि आप अफस्पा रिपील करो, तो केंद्र सरकार ने अफस्पा रिपील कर दिया। मणिपुर में अफस्पा है, वहाँ पर आज भी 100 से ज़्यादा अंडरग्राउंड ग्रुप काम करते हैं। जब तक वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने ही मंगाया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट जब तक खुद रेकमेंड नहीं करेगी और वास्तविक में वहाँ पर शांति नहीं आएगी, तब तक अफस्पा को रिपील करना उचित नहीं है। चाहे कश्मीर हो चाहे मणिपुर हो, जब तक नॉर्मलेसी नहीं आती है, जब तक डेवलपमेंट नहीं, इसका एक ही जवाब है, विकास होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं का माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, युवाओं में प्रबोधन होना चाहिए, और वो जब होगा तब अफस्पा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। मणिपुर या असम या अरुणाचल कार्डर मिलता है तो वो कोई उनमें जाना नहीं चाहता और वो किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो किसी और कार्डर की होती है, जिससे कि वो वहाँ ना जा पाए, और या तो अपना पूरा करियर दिल्ली में डेपुटेशन पे बिता लेते हैं। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ अभी तक 68 सालों में नहीं हुई कि हमें बचपन में किताबों में बताया जाए कि वो हमारा हिस्सा है। अब जब ये सरकार आई है तो
क्या कोई ठोस प्लान है कि कम से कम कुछ ऐसा कहें कि ये महाराष्ट्र की तरह है या ये मध्य प्रदेश की तरह है, यूपी की तरह? दो अलग अलग चीज़ें आपके बात में निकल आई है। आपने एक चीज़ बताई है जिसका कारण आपने बताया है, मैं कारण की तरफ जाता हूँ। अवेयरनेस अबाउट नॉर्थ ईस्ट, उसकी जानकारी लोगों को मिलना। मेरी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से बातचीत हुई थी और वो बहुत पैशनेट है। वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी शिक्षा के क्षेत्र से लेकर जाने में कटिबद्ध है, वो करने वाली है। हर यूनिवर्सिटी में एक नॉर्थ ईस्ट स्टडी सेंटर हो, इस तरह से हम लोग प्रयास करने वाले हैं, ताकि वो लोकल जो छात्र है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के छात्र, महाराष्ट्र में मराठी छात्र, गुजरात में गुजराती छात्र, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्टडी करें, वहाँ जाएं, वहाँ जाकर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बने, कुतूहल जागे उनके मन में, तो स्वाभाविक जो आप बताते हैं वैसा कम होगा। आप जो बताते हैं वो उतना सही नहीं है, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर में गए 25 साल से काम कर रहा हूँ। एक से एक ऑफिसर्स रेस्ट ऑफ इंडिया के पूर्वोत्तर में आज अलग अलग जगह पर है। आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है, सभी क्षेत्रों में है, फॉरेस्ट सर्विसेज में है, और बहुत कड़ाई से, बहुत ईमानदारी से उन्होंने डेवलपमेंट वहाँ पर किया है। और पुणे के गोखले जी को तो पद्मश्री मिला है, जब वो नागालैंड में सारा जीवन वहाँ पर अधिकारी रहे, और अधिकारी रहते हुए उन्होंने वहाँ पर काम किया। आर्मी के कई ऑफिसर्स रहे, कईयों ने वहीं पर शादियाँ की है। आप तो बता रहे हैं कि दूसरी से शादी करके वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कई ऐसे आर्मी के और आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वहीं के लड़की से शादी करके वहीं बस गए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि पति पत्नी वहाँ पर रहे ज़िंदगी भर, वापस आए और रिटायरमेंट के बाद वापस जाकर कार्य करने लगे। दोनों तरफ के उदाहरण हैं। आप कहते हैं ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे, लेकिन मोटिवेशन उनके अंदर लाना कि देश का हर कोना मेरा है। इस साल हम लोग कर्मयोगी अवार्ड देने वाले हैं इस 13 सितंबर को। ये कोई आईएएस अधिकारी की बात नहीं है, लेकिन समाजवादी नेता, गांधीवादी नेता काका साहेब कालेलकर जी ये युवाओं को बताया करते थे उस ज़माने में 1950 में स्वाधीनता मिलने के तुरंत बाद, कि युवाओं ने सीमा पर जाकर बसना चाहिए। देशभक्त युवाओं ने सीमा पर जाकर पूरा जीवन वहाँ बिताना चाहिए। तो गुजराती भाषी एक नटवर भाई ठक्कर 1954 में वहाँ से चले गए और नागालैंड में जाकर रहे। वहाँ कस्तूरबा आश्रम में एक नागा लड़की थी, उस नागा लड़की से उन्होंने विवाह किया और नागालैंड में गांधी आश्रम की स्थापना कर कर वहाँ रहे। आज उनकी आयु 83 वर्ष है। 1954 से लेकर 2015 तक 61 ईयर्स वन पर्सन इज स्टेइंग इन नागालैंड एंड वर्किंग फॉर नागा सोसाइटी, रनिंग वन गांधी आश्रम। आज उस व्यक्ति को कितने बार आतंकवादी हमले हुए, कितना कड़ाई से विरोध उनको झेलना पड़ा वहाँ से छोड़कर जाने के लिए। उन्होंने गांव का दिल जीत लिया था। सारा गांव उनके साथ खड़ा रहता था कि मारना है तो पहले हम मरेंगे, नटवर भाई को नहीं मारने देंगे। और गांव ने साथ दिया और 30 साल संघर्ष करने के बाद वो दिन आया जब सारे विद्रोही नागाओं ने मिलकर नागा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दे दिया। जो व्यक्ति एक बार त्याग करता है और संघर्ष के साथ टिका रहता है, ज़रूर ईश्वर भी उनका साथ देता है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृत। ये उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये गुण जिसके अंदर रहते हैं, भगवान खुद चलकर उसकी मदद के लिए दौड़कर चला जाता है। तो शिक्षा के माध्यम से आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्वोत्तर ही नहीं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, लेह लद्दाख है, हमारे देश का वनवासी बंधुओं का अंचल है, हमारे देश के शहरों के अंदर की दलितों की और गरीबों की झोपड़ियाँ हैं। वहाँ जाकर कार्य होना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि अपना जीवन उनके लिए लगाओ, तभी ये देश सुरक्षित होगा जब इस देश में सभी के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाएगा। यही मेरा बार बार बताने का मुद्दा है। शिक्षा को लेकर मेरे मन में एक और प्रश्न आया। जैसे मैंने पूछा कि आपने बताया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मोस्टली वहाँ पर उन्होंने अपना एजुकेशन सारा वहाँ पे लिया, बट आज भी अगर दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जब परीक्षाओं का स्तर देखा जाता है तो मोस्टली 20 से 10 to 20% जो फीमेल्स हैं दैट बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। वाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि दे आर नॉट सिक्योर इन दैट प्लेस। कुछ ऐसा भी है कि महिलाओं के लिए वो
सुरक्षित नहीं है उनकी शिक्षा स्तर पर, तभी वो इतनी दूर से आकर यहाँ पर आकर परीक्षाएं लेती हैं। आपने ये सवाल पूछकर मेरे इस पूरे व्याख्यान की जो एक कमी रह गई थी उसको पूरा किया। पूर्वोत्तर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर वास्तविक में स्त्री पुरुष की जो समानता है आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर महिला को जो रिस्पेक्ट है, वहाँ पर माता के पेट में बेटी की हत्या नहीं होती है। पूर्वोत्तर एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसके अंदर स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होती है। वहाँ पर महिला के ऊपर बलात्कार हुआ, ऐसी घटनाएं अगर 1000 घटनाएं रेस्ट ऑफ इंडिया में मिलती होगी तो 5 घटनाएं पूर्वोत्तर में मिलती होगी। इतना प्रमाण उसका कम है, वो एक्चुअली लगभग ना के बराबर है। ये कई घटनाएं आजकल बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर जो जाकर बसे हैं, या बाहर से जाकर जो ज़्यादा पैसा जिनके पास आ जाता है ऐसे लोग जाकर घूमने फिरने के लिए या वहाँ जाते हैं रहते हैं, ऐसे लोगों द्वारा घटने वाली घटनाएं अलग है। लेकिन वहाँ के समाज में महिला का सम्मान है। वहाँ के मणिपुर में तो एक पूरा मार्केट है, उसका नाम ईमा बाज़ार है, जो महिलाएं ही चलाती है, और वो तो नाम के लिए ईमा बाज़ार है। नॉर्थ ईस्ट का हर मार्केट महिला चलाती है। आप जाकर देखिए, आप रास्ते से जाएंगे कहीं भी तो आपको जितने दुकान रास्ते में दिखाई देंगे, हर दुकान पर महिला बैठी होगी, वो सारा हिसाब किताब करेगी, सबको सर्व करेगी, सब सामान ला कर देगी। इक्वालिटी है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है। मेघालय के अंदर तो मातृसत्ताक पद्धति है। विवाह के बाद में पुरुष स्त्री के घर में जाकर रहता है, स्टेट प्रॉपर्टी माँ की बेटी को मिलती है, बच्चों को जो है संतान को उपनाम माँ का मिलता है, पिता का नहीं मिलता है। मैं जब ये बताता हूँ तब यहाँ पर कई लोग धीरे से आकर कान में बोलते हैं कि वहाँ पर तो डिक्लेयर्ड मातृसत्ताक है, हमारे यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड मातृसत्ताक है। कई लोग हंसे। तो ये जो है पूर्वोत्तर के बारे में, इसके कारण महिलाएं वहाँ पर आगे रहती हैं, और ओवरऑल वहाँ पर एजुकेशन नहीं है तो महिलाएं वहाँ से आती है पढ़ने के लिए, लड़कियाँ आती है पढ़ने के लिए। दैट इज़ वाई नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर इन दिल्ली, क्योंकि वो जाती है, हिम्मत करती है। अरे 3000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर से निकल के दिल्ली आना, अकेली ने रहना, इतना आसान थोड़ी ना है। ये इतना आसान नहीं है कि उड़ीसा की कोई एक लड़की, देहात की लड़की आए। बिहार में तो आज दुर्भाग्य से बच्चियों को एजुकेशन, अभी थोड़ा सा जब वहाँ पर भाजपा के साथ सरकार चल रही थी थोड़ा अच्छा माहौल था, अब वापस माहौल बिगड़ गया है। लेकिन बिहार में मैं आज भी जानता हूँ कि महिलाओं को बाहर निकलने के लिए तो पुरुष ही मना कर देते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने के देहातों के अंदर, तो फिर वो लड़कियाँ कहाँ आएगी पढ़ने के लिए यहाँ पर। लेकिन पूर्वोत्तर में ये नहीं है। जो लड़कियाँ यहाँ पर दिखाई देती है आपको, अलग अलग सेल्समैन आपको बड़े पैमाने पर, नर्सिंग में, हाउस कीपिंग में, अलग अलग जगह पर आपको बहुत बड़े मात्रा में, 5 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में, कितनी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ अच्छा इंग्लिश बोलती है, काम करती है, बेईमानी नहीं रहती, बिल्कुल बेईमानी नहीं रहती। दुर्भाग्य से उनको गलत नज़र से देखा जाता है क्योंकि वो फ्री रहती है। वो फ्री रहती है का मतलब क्या है? वहाँ इक्वालिटी है समाज में। अब समाज में इक्वालिटी है तो वहाँ का पुरुष उनका सम्मान करता है उस इक्वालिटी का। यहाँ पर उस इक्वालिटी का गलत अर्थ देखा जाता है, क्योंकि यहाँ बाकी राज्यों की जो लड़कियाँ हैं वो इतनी इक्वल ढंग से नहीं रहती है, तो उनके साथ गलत व्यवहार होने की घटनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो हमने इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनका हंसना, उनका बात करना, ये एक इक्वल समाज से आए हुए लोग हैं। बड़ी लिव इन रिलेशनशिप की बात चलती है। आपको एक बात बताता हूँ, नागालैंड में एक जनजाति है जहाँ पर एक बहुत बड़े आवास के अंदर युवा युवती कई दिन इकट्ठा बिताते हैं। तो उस चीज को भी हमें बैलेंस करना होगा। बिल्कुल बैलेंस करना है। दैट इज़ वाई माई होम इंडिया इज़ वर्किंग। उससे जुड़ा एक मेरा सवाल है कि माय होम इंडिया जिस तरीके से काम करता है उसका कोई हेल्पलाइन नंबर, सहायता का नंबर? बिल्कुल है, हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9313292915। आप इसको चलाइए, स्ट्रिप चलाइए इसकी, बाद में लोगों को पता चले कि पूर्वोत्तर माय होम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए भी, पूर्वोत्तर के साथ जुड़ने के लिए, और ये किसी को हेल्पलाइन देने की आवश्यकता पड़ी तो ये 9313292915 ये जो नंबर है, इस पर हेल्पलाइन ज़रूर पूर्वोत्तर वासियों को दी जाती है। सर, त्रिपुरा के प्रभारी बनने के बाद और त्रिपुरा में भी उपराज्यों के जो रिजल्ट, चुनाव के जो रिजल्ट आए उसमें भाजपा ऊपर आई, उसके ऊपर कैसे? नहीं, ये तो राजनीतिक सवाल है मित्र मेरे, ये यहाँ पर क्रांति की बात चल रही है। लेकिन
जहाँ पर कम्युनिज्म है वहाँ पर देश को खतरा है, इस बात पर हम सब सहमत हैं। इसलिए वो जो भी हुआ है देश के लिए अच्छा ही हुआ है, भविष्य में देश के लिए अच्छा ही वहाँ पर होगा। धन्यवाद सुनील जी। आज जो अपेक्षित था कि टीम सुदर्शन को और इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों दर्शकों को पूर्वोत्तर के विषय में जानकारी मिले, ये सुनील जी ने अपेक्षाओं से कई 100 गुना ज़्यादा अच्छी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखने वाले दर्शकों को मेरा आग्रह है कि ये जानकारी आप अपने मित्रों को दें। इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर देखने वाले शेयर करें। इसके कई अलग अलग टुकड़ों में भी हम इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, उसको भी आप शेयर करें। इस कार्यक्रम का आज का व्याख्यान माला का व्याख्यान भले ही यहाँ पर ख़त्म हो रहा हो, लेकिन माय होम इंडिया के मार्फत हम इस अभियान में हमेशा जुड़े रह सकते हैं। सुनील जी ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में चैनल के द्वारा कुछ करने के लिए जो आह्वान किया है, तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर करना चाहता हूँ। एक तो जो पूर्वोत्तर में मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि विदेश जाने के पहले पूर्वोत्तर जाना चाहिए, इतनी सुंदरता वहाँ पर है। तो इसका हम एक कैंपेन चलाएंगे, उसमें माय होम इंडिया, सुदर्शन और कुछ और लोगों को अपन जोड़ेंगे। दूसरा, ऐसे कैंपेन के बाद वहाँ जाना कैसे है इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती, तो हम एज एक एक्टिव मीडिया हम भी कुछ ऐसा नंबर चलाएंगे या किसी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ टाई अप करेंगे कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं उन लोगों को टूर का असिस्टेंट देने के लिए कंपनी रहेगी। और हम प्रयास भी ये करेंगे कि पहली बार जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमारा कैमरा साथ में जाए, वहाँ पर वो खुद शूट करें और उसको यहाँ पर ट्रैवल शो के माध्यम से भारत को, हिंदुस्तान को, दुनिया को दिखाए। ये 3 चीज़ें मैं चैनल के मार्फत करने की यहाँ आज घोषणा करता हूँ और इसको तुरंत 15 अगस्त से हम लागू करेंगे। इसके साथ एक और घोषणा, इस 15 अगस्त से वैसे हम करने वाले हैं, लेकिन आज इसी विषय को जोड़ते हैं। सुदर्शन में जो लोग इंटर्न के लिए आते हैं उसके बाद परमानेंट होते हैं, जॉब में सैलरी शुरू होती है, तो हम 2 विकल्प उनके सामने देंगे। एक विकल्प कि वो ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी जगह पर कम से कम 2 हफ्ते के लिए जाकर काम करें, रिपोर्टिंग करें और उसके बाद हम उसको सैलरीड करेंगे। ये एक नई परंपरा हम इस महीने से शुरू करेंगे और उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट को जोड़ूंगा और नॉर्थ ईस्ट जाने वाले बच्चों का एक साइड का किराया हम खुद देंगे। आज कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।